हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर। यूपी बोर्ड का जो यहाँ पर आपको क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको केमिस्ट्री के लेसन 3 का पार्ट 1 पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। अब आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। ये लेसन आपका पूरा 2 पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लेसन नंबर 3 धातु और अधातु मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलो गाइज देखते हैं। देखिए, हम जो है धातु अधातु के जो है रासायनिक गुण पढ़ चुके थे, धातु अधातु के जो है भौतिक गुण पढ़ चुके थे, उनके बारे में बेसिक नॉलेज हो गया था। अब हम उनको प्राप्त कैसे करते हैं, उनको निष्कासन कैसे करते हैं, उनका जो है परिष्करण कैसे करते हैं, समृद्धिकरण कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उनके लिए कुछ चीज़ें उनको पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं जो आपके सामने है। सक्रियता श्रृंखला, सक्रियता श्रेणी होता है एक, जो आपके लिए केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। सक्रियता श्रृंखला का मतलब होता है धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। जो धातु होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसका क्रम, कि कौन धातु कितना ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, कौन कम है, कौन मध्यम में है। तो उन्हीं की जो क्रियाशीलता का, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है सक्रियता श्रृंखला। सक्रियता श्रृंखला एक सूची होती है, धातुओं की एक सूची बनाई जाती है। और किसके आधार पर सूची बनाई जाती है? जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, जो अधिक क्रियाशील रहेगा उसे ऊपर, जो उससे कम क्रियाशील रहेगा उससे नीचे, जो और अधिक कम क्रियाशील रहेगा उसको सबसे नीचे। तो अवरोही का मतलब होता है कि बढ़ते से घटते क्रम में। तो सक्रियता श्रृंखला में एक सूची होती है जिसमें धातुओं को कैसे रखा जाता है, उनकी क्रियाशीलता को, जो अधिक क्रियाशील रहेंगे उनको सबसे ऊपर, जो मध्यम रहेंगे उनको बीच में, और जो सबसे नीचे रहेंगे, जो कम क्रियाशील रहेंगे उनको सबसे नीचे। तो क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सूची में सबसे ऊपर और सबसे कम क्रियाशील धातु को सूची में सबसे नीचे रखा जाता है। क्लियर है? तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रृंखला बनाई जाती है, उसी श्रृंखला को ही सक्रियता श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए, सूची आपके सामने है, यह है आपकी सूची। देखिए, इस सूची में आपको यहाँ लिखा गया है तत्व का संकेत। इसमें केवल आपको ये धातु रखे गए हैं। धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सब क्या है? धातु हैं। तो धातु की ये श्रेणी है। और कैसी श्रेणी है? इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऊपर है और सबसे कम क्रियाशील धातु नीचे है, जैसे आपका चांदी और सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम और सोडियम में क्या है? सबसे ऊपर है। और मध्यम में मध्यम क्रियाशील धातु हैं, जैसे आपके आयरन, पीबी, सीसा, लेड, ये सब मध्यम क्रियाशील धातु हैं। तो ये आपकी एक श्रेणी बनाई गई, जो कि आपका क्या है? कौन सी श्रेणी है? सक्रियता श्रेणी है। इसका नाम सक्रियता श्रेणी रखा गया। और उस श्रेणी में होता क्या है? धातुओं को बढ़ते क्रम में उनकी अक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में रखा जाता है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? देखिए, कैटिना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी। कौन सी कार मांगी? अल्टोजेन फरारी। फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इसको आप सक्रियता श्रेणी जो हमारी श्रृंखला है, उसे आप कैसे याद रख सकते हो कि कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली उसे सिल्वर ऑडी। क्लियर है? देखिए, कैटरीना से जो आपका पोटेशियम के हो गया, ने मतलब हो गया सोडियम, कार का मतलब हो गया कैल्शियम, मांगी का मतलब हो गया मैग्नीशियम, अल्टो का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, जेन का मतलब हो गया जिंक, फरारी का मतलब हो गया आयरन, और फिर भी का मतलब हो गया सीसा, लेड, पीबी, और है का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और क्यों का मतलब क्यों का मतलब हो गया कॉपर, क्यों का मतलब हो गया कॉपर, और मिली का मतलब हो गया मरकरी, मिली का क्या हो गया? मरकरी, और सिल्वर का हो गया सिल्वर, ऑडी का मतलब हो गया गोल्ड, एयू। क्लियर है? तो कुछ के प्रतीक इसमें पहले आते हैं और कुछ के नाम का पहला अक्षर आता है। तो आप इसकी सहायता से जो है सक्रियता श्रेणी को अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें है क्या?
जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं तुरंत क्रिया कर लेते हैं उनको ऊपर रखा गया है, जो थोड़ा धीरे करते हैं उनको बीच में रखा गया है, जो सबसे कम करते हैं उनको नीचे रखा गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पे सक्रियता श्रेणी बनाई गई। क्यों बनाई गई, इसका काम कहाँ है, अभी आगे बताया जाएगा। देखिए नोट क्या है इसके बारे में। नोट यह है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो सबसे अधिक ऊपर है वही क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तेजी से अपक्रिया करती है। जो सबसे ज्यादा अपक्रियाशील होती है वो तेजी से अपक्रिया करती है, जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु या तो बिल्कुल ही अपक्रिया नहीं करती या तो विशेष परिस्थितियों में अपक्रिया करती है। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब का आभूषण इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इनकी अपक्रियाशीलता बहुत कम होती है। नहीं तो ये जो हम आभूषण पहनने में यूज करते हैं ये क्रिया करके धीरे धीरे जल्दी ही क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये अपक्रिया बहुत तेजी से नहीं करते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण के रूप में करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि पोटेशियम सबसे ऊपर है, जो कि सबसे ऊपर है, सबसे तेजी से अपक्रिया करता है, जबकि सोना तथा चांदी क्या है, जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करती। सोना और चांदी का यह गुण ही है जिसके कारण इन धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट आपके सामने देखिए, हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, सक्रियता श्रेणी या आपका आ गया आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध, ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि धातु के निष्कर्षण में, परिष्करण में इन्हीं का यूज होगा। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं का उपयोग करके हम धातु का परिष्करण करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, जमीन के अंदर से निकालेंगे तो उसका परिष्करण, निष्कर्षण, समृद्धीकरण इसी की सहायता से करेंगे। आयनिक बंध, आयनिक बंध नाम से पता चल रहा है कि जब आयन द्वारा बंध बने तो उसे हम आयनिक बंध कहेंगे। जैसे एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध कहते हैं। जैसे आप सोडियम ले लीजिए, जब आप सोडियम लेंगे, जब आप सोडियम लेंगे तो सोडियम एक क्या है, धातु है। सोडियम एक क्या है, धातु है। और सोडियम के बारे में आपको मालूम होगा, यह पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पर आता है। कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 10 और 1, 11। क्लियर है? ये आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और आप एक ले लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, 2, 8, 10 और 7, 17। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे में 8 रह सकते हैं और तीसरे में भी कितने रह सकते हैं, 8। तो इसके तीसरे कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके तीसरे कक्ष में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए जो सोडियम है उसके लास्ट कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब इसमें 8 लोग आ सकते हैं तो 1 देना ठीक रहेगा कि 7 लेना ठीक रहेगा? तो आप कहेंगे जी 1 जो है देना ठीक रहेगा। तो ये क्या करेगा, 1 त्याग देगा इलेक्ट्रॉन को। और इसके बाहतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि इसमें 8 होने चाहिए, इसके पास कितनी की कमी है, 1 की। तो 1 जो है लेना ठीक पड़ेगा कि 7 किसी को देना ठीक पड़ेगा? तो आप कहेंगे नहीं, 7 जो है वह रहना जरूरी है, 1 किसी से ले लेते हैं। तो क्या करता है, क्लोरीन जो है सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहां पर हो गया 0 और यहां पर यह 7 से हो गया 8। अब जो नया सोडियम बना वो इस प्रकार से बना, 2, 8 और 0। मतलब जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था उसने उसको क्या किया, उसने क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के देने का मतलब ये हुआ कि वो एक प्लस है। जब आप किसी को पैसा दिए या कोई चीज दिए हैं तो आप प्लस में रहेंगे, तो इसका मतलब अब सोडियम किस में हो गया, प्लस में हो गया, मतलब देनदाता हो गया। लेकिन जो क्लोरीन है वह कितने नंबर पे है, 17। तो 2, 8, 10 और 7, 17। इसने क्या किया, सोडियम से 1 ले लिया। नया क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा 2, 8, 10 और 8, 18 होता तो 17 है। 18 इसलिए हुआ क्योंकि सोडियम से इसने 1 लिया है और इसका बाहतम कक्ष पूर्ण हो गया, लेकिन इसने 1 लिया है, इसका मतलब 1 ऋणात्मक है, तो इसके पावर में 1 माइनस लगेगा। तो ये क्या हो गया, सोडियम धनायन हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, ऋणायन। इस प्रकार से आयनिक बंध बन जाएगा इनके बीच में, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो वो धनायन हो गया
और जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एरिडाइन हो गया। लेकिन ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन देने लेने से बंध नहीं बनता। बंध कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन जब इसने दिया तो ये धनायन हो जाता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, धनायन की, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी प्रवृत्ति होती है ऋणायन की। तो आपका मालूम होगा कि धनायन और ऋणायन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोरीन क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक यौगिक बनाते हैं NaCl। क्या बनाते हैं, NaCl। आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन देने लेने से नहीं, एक दूसरे को, ये धनायन होने के कारण और ये ऋणायन होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित। इससे ये बनते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं क्या है, नमक। क्या है, नमक। क्लियर है। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि NaCl कैसा यौगिक है, NaCl के बीच में कैसा बंध लगा बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि NaCl के बीच में, NaCl के बीच में जो ये दोनों आपस में मिले हैं, इन दोनों के बीच में कैसा बंध लगा हुआ है, आयनिक बंध। कैसा बंध लगा हुआ है, आयनिक बंध। और जब आयनों के द्वारा कोई यौगिक बंध बनाते हैं और कोई यौगिक बनता है तो उस यौगिक को ही क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, जब एक धातु एक अन्य अधातु के साथ क्रिया करता है तो वे आयनिक बंध बनाते हैं। देखिए Na जो है वो धातु है और Cl जो है अधातु, आपस में क्रिया किए और क्या बनाए, आयनिक बंध बनाए। तथा बनने वाले यौगिक, यौगिक क्या बना, NaCl। बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जो यौगिक बनेगा आयनों के द्वारा, आयनिक बंध के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, आयनिक यौगिक कहेंगे। क्लियर है। उदाहरण में देखिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटेशियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, देकर, देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, देकर Na+ बनाया। क्या बनाया, Na+। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इससे लेके, तो क्या बनाया, Cl-। क्या बनाया, Cl- आयन बनाता है। Na+ और Cl आयन परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित होकर आयनिक बंध बनाते हैं। तो Na और Cl जब ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया, ऋणायन, तो आकर्षित होकर एक बंध बना लिया और बंध के माध्यम से एक यौगिक बना NaCl, जिसे आयनिक यौगिक कहेंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आयनिक बंध एवं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बंध इसी प्रकार से बनता है। आगे चलते हैं। आपके सामने है, अभी आपने पढ़ा कि आयनों के लेन देन से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं और उस दौरान जो भी यौगिक बनता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो जो आयनिक यौगिक बनते हैं उनके कुछ गुणधर्म है, उनके क्या है, कुछ गुण है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या गुण है, तो आयनिक यौगिक के गुण, तो पहला गुण भौतिक प्रकृति, दूसरा गुण गलनांक व क्वथनांक, तीसरा घुलनशीलता, चौथा विद्युत चालकता। आपको मालूम होगा कि शुरुआत में ही बता दिया गया है कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या है। तो भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिक की जो भौतिक प्रकृति कैसी होती है, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ कठोर। ये समानता क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे देखिए पहले क्या आता था, नमक का ऐसे बड़ा बड़ा जो है गोली की तरह आता था, अब तो जो है बुरादे की तरह आता है, लेकिन पहले बड़े बड़े गोले की तरह, गोले के रूप में आता था नमक। तो अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दबाव देंगे तो फूट जाता था, तुरंत भंगुर हो जाता था। भंगुर क्या है, जिसपे आप प्रेशर दें या बल लगाएं या उस पर पीटें या उसे खींचें तो वह फैले ना, और वह जो है आपका फैल के तार ना बने, फैल की चद्दर ना बने, तो वह जो है उसे आप भंगुर नहीं कहेंगे। और जो फैलेगा नहीं और जो तार नहीं बनेगा, जिसे आप फैल के चद्दर नहीं बना सकते, तो उसे आप कहेंगे भंगुर है। और जो फैल गया पीटने पर और तार बना दिए उसका, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, लोहे का चद्दर हुआ, ये सब क्या है, इन्हें आप कहेंगे कि ये भंगुर नहीं है। लेकिन नमक क्या होता है, नमक को आप फोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, फूट के अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि नमक क्या होता है, भंगुर होता है। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस अवस्था, नमक क्या होता है, ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, लेकिन कैसा होता है, भंगुर होता है। क्लियर है। तो भौतिक जो इसकी प्रकृति होती कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाया जाता है और भंगुर अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब कितने तापमान पर ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, और कितने तापमान पर ये वाष्प बन जाएगा, यही होता है गलनांक और क्वथनांक। तो आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत क्या होता है, अधिक होता है। नमक को आप गर्म करते रहिए, नमक को पानी में डालकर, पानी वाष्प बन जाएगा, लेकिन नमक जल्दी गलेगा नहीं। क्लियर है। घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। आप नमक को जल में क्या कर देते हैं, घोल सकते हैं, लेकिन उसे आप केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायक में
अघुलनशील होते हैं, उसमें नहीं घुल सकते हैं। पेट्रोल में हुआ, आपका डीजल हुआ, आपका मिट्टी का तेल हुआ, केरोसिन, आप उसमें नमक को नहीं घोल सकते हैं। क्लियर है? विद्युत चालकता, नमक अगर सूखा है तो आप उसमें धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। विद्युत चालकता मतलब धारा प्रवाहित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो नमक अगर सूखा है तो उसमें आप धारा नहीं प्रवाहित कर सकते, लेकिन अगर नमक में आप थोड़ा सा पानी डाल दें और उसे जलीय विलयन बना दें, क्या बना दे बेटा, जलीय विलयन बना दे, या उसे गलित अवस्था में कर दें, गलित रूप में, तो उसमें विद्युत का चालन होना शुरू हो जाएगा। ये ठोस के रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। अब ठोस रूप में अगर आपके पास जो नमक हम यूज करते हैं खाने में, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा नहीं प्रवाहित होगा, उसे गलित अवस्था में लाना पड़ेगा या उसमें थोड़ा सा द्रव जलीय विलयन से बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम इन सबको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन सबका यूज अभी हमको जब धातु का निष्कर्षण करेंगे, धातु का परिष्करण करेंगे तो वहां लगेगा। इसीलिए जो हमारा हथियार है वो पहले तैयार होना चाहिए। तो इन सबके यूज से ही हम परिष्करण निष्कर्षण धातु का करते हैं, इसीलिए पहले हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे मान के चलिए आपने सोडियम के बारे में पढ़ा, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8, 10 और 1, 11। अभी पढ़ाया है। इनमें कितने नंबर पे होता है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 1। इसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है यही इसके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आप क्लास 10 में तो यही पढ़ेंगे कि जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब आपका लेवल क्लास बढ़ेगा तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की या त्यागने की प्रवृत्ति होती है वही उसकी क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। लेकिन आपको केवल यहाँ ही पढ़ना है कि जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे तो देखिए Na का जो है बाह्य कक्ष में वर्तमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। तो इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? 1 है। कोई पूछे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप बताएंगे कि जो आपका सोडियम है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। जैसे आपका मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन है 17 नंबर पे और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 7 होगा। तो क्या आप कहेंगे कि इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो 7 है? हाँ, आप इस क्लास के हिसाब से कह सकते हैं कि ये 7 है, लेकिन वास्तव में इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है एक लेने की क्षमता होती है, एक ही होती है इसकी भी। तो जो लेने और देने की क्षमता होती है किसी भी तत्व की वही उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर है? देखिए तो मैंने आपके सामने आ गया प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति। प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति, तो धातु का निष्कर्षण परिष्करण यहीं से जो है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसके पहले हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ा, इसके पहले मैंने सक्रियता श्रेणी पढ़ी। क्यों? क्योंकि उनका यूज यहां पर लगेगा, इसीलिए उनको हमने पढ़ा। क्लियर है? तो प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति क्या होती है? प्राकृतिक में धातुएं पृथ्वी की परत तथा समुद्र जल में पाई जाती हैं। प्राकृतिक में अगर कोई पूछे कि लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम कहां से आता है, कहां पाया जाता है, तो वहां पाया जाता है पृथ्वी की परत, पृथ्वी के अंदर और समुद्र जल में। समुद्र जल में हमारे सारे धातुएं पाए जाते हैं। लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सब चीजें कहां पाई जाती हैं? समुद्र में या पृथ्वी के नीचे। ये धातुएं 2 रूप में पाई जाती है और पाई भी जाती हैं तो कितने रूप में? पृथ्वी या समुद्र में 2 रूप से पाई जाती है। पहला एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयोजी अवस्था में। कैसे पाया जाता है? एक मुक्त अवस्था में और एक संयोजी अवस्था में। मुक्त अवस्था में वह धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं जिन पर वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप सोना ले लीजिए, सोना ले लीजिए, उस पे वायु का जैसे ऑक्सीजन हुआ, जलवाष्प हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसका उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सोना खराब नहीं होता है। सोने को हम आभूषण के रूप में यूज करते हैं क्योंकि उस पे किसका? ऑक्सीजन का, वायु का, जलवाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से जो हमारा सोना है उसे हम कह सकते हैं कि वह पृथ्वी या समुद्र में मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि उस पे वायु का, ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लोहा है, लोहा देखिए, लोहा अगर हम मुक्त अवस्था में क्यों नहीं होता? क्योंकि लोहा को अगर आप वायुमंडल में रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा? उस पे जंग लग जाएगा। लोहे पे क्या लग जाएगा? जंग, वो खराब होने लगेगा।
लेकिन सोना ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये चीजें मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन पे जो है ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है ना मात्र कह सकते हैं, आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देखिए सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि क्या है, इन पर जो है वायु का या जलवाष्प का, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयोजित अवस्था में, संयोजित अवस्था मतलब वह धातुएं संयोजित अवस्था में पाई जाती हैं जिन पर वायु के ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आसानी से क्रिया कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि लोहा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेके और जल की उपस्थिति में क्या करेंगे, क्रिया करा देंगे। लोहा जैसे आपके पास होगा, देखे होंगे, इस पे मूर्छा लगा होगा, तो क्या बनाता है, Fe2O3 इंटू XH2O। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका जो है ये जंग का सूत्र है। किसका है, जंग का। तो देखिए जब लोहा ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में या जलवाष्प की उपस्थिति में आया, संपर्क में आया, तो वो क्या बन गया, जंग लग गया उस पे। लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। तो ये संयोजित अवस्था में पाई जाती है और ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है। तो धातु जो है वह प्रकृति में दो रूप में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक संयोजी अवस्था में। और कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र जल में, पृथ्वी की परत में। क्लियर है। तो धातु पाई कहाँ जाती है, उपस्थित कहाँ होती है, हम पढ़ लिए। उपस्थिति के आधार पे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे, खनिज। क्या पढ़ेंगे, खनिज। उपस्थिति के आधार पे हम क्या पढ़ेंगे, खनिज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए खनिज क्या होता है, तत्व जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व हुआ। यौगिक जैसे NaCl, समुद्र में पाया जाता है नमक। यौगिक जैसे क्या, NaCl, यौगिक NaCl। और तत्व NaH, आप कह सकते हैं O, आप कह सकते हैं Ca, ये सब क्या है, तत्व है। तो तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपापर्टी, भूमि के अंदर में पाई जाती हैं, भूमि की परत में पाई जाती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि जो हमारे धातु है वह भूपापर्टी में या समुद्र में पाई जाती है, समुद्र जल में। तो जो भी धातुएं भूपापर्टी में पाई जाती हैं, अंदर से जब मिलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्लियर है। जैसे उदाहरण लोहा, तांबा, कोबाल्ट, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सब क्या है, ये हमें कहाँ से मिलती है, भूपापर्टी में मिलती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्लियर है। तो तत्व या यौगिक, वह तत्व या यौगिक, वह तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपापर्टी में पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक लगभग पूछने की संभावना रहती है। क्लियर है। अब आ गया अयस्क। अयस्क किन्हें कहेंगे, तो वह खनिज, खनिज मतलब आप जान चुके हैं जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वह खनिज जिनमें किसी विशेष धातु का, जिनमें किसी विशेष धातु तत्व बड़ी मात्रा में होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई जमीन के अंदर से कोई धातु का टुकड़ा पाए, तो उसमें लगभग 90% क्या होनी चाहिए, धातु की मात्रा होनी चाहिए, तथा उन धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब मान के चलिए आप एक टुकड़ा जमीन के अंदर से पाए धातु की, उसमें 10% धातु है और 90% जो है आपके गैंग हैं, तो उनको निकालना, उनके परिष्करण में, उनको साफ करने में जितने का आपका धातु नहीं है, उससे अधिक खर्चा पड़ जाएगा, तो आप उसे अयस्क नहीं कहेंगे। उन खनिजों को अयस्क कहेंगे जो खनिज, उन अयस्क जो आपके खनिज हैं, उन खनिज को आप अयस्क नाम दे देंगे जिसमें लगभग 90% क्या हो, धातु हो, और जिन्हें क्या कर सकते हैं आप, जिनको तत्वों को लाभकारी रूप से, जिन्हें लाभकारी रूप से प्राप्त करना, आसानी से प्राप्त किया जा सके, उन्हें ही आप क्या कह देंगे, अयस्क। समझ में बात क्लियर है। उन्हें अयस्क कहते हैं। तो खनिज जिनमें किसी विशेष धातु या तत्व की बड़ी मात्रा में होता है, तथा उन धातु या तत्वों को क्या होता है, लाभकारी रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। नोट में आप क्या कह सकते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, जमीन के अंदर से निकले तो हम अयस्क किन्हें कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 2-3 टुकड़ा जमीन के अंदर से खनिज निकला, तो जिस टुकड़े में धातु की मात्रा अधिक होगी, आप उस टुकड़े को क्या कह देंगे, अयस्क नाम देंगे। तो अयस्क खनिज है
लेकिन क्या 3 टुकड़ा निकाले तो तीनों अयस्क है? नहीं, क्योंकि और जो 2 टुकड़े थे उनमें धातु की मात्रा कम थी। तो अयस्क खनिज होता है लेकिन खनिज अयस्क नहीं होता है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्लियर है? आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे अयस्क के प्रकार। अयस्क जमीन के अंदर पाया जाता है, भूपापर्टी में पाया जाता है। तो किस प्रकार से पाया जाता है ये देखेंगे। तो अयस्क के प्रकार, अयस्क को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 सल्फाइड अयस्क। जमीन के अंदर में कोई अयस्क कैसे पाया जाता है? सल्फाइड के रूप में। दूसरा कैसे पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में। तीसरा कार्बोनेट के रूप में। चौथा क्लोराइड के रूप में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पढ़ेंगे। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क जमीन के अंदर से हमें इन मुख्यतः 4 रूप में कोई भी धातु पाया जाता है। केवल जो है सोना और चांदी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, प्लेटिनम हुआ, ये सब क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वह सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट के साथ नहीं होती है। लेकिन और जितनी भी धातुएं हैं वह या तो जमीन के अंदर सल्फाइड के रूप में होंगी, या तो ऑक्साइड के रूप में होंगी, या तो कार्बोनेट के साथ होंगी, या तो क्लोराइड के साथ होंगी। जैसे देखिए कैसे पाई जाती है। देखिए सल्फाइड अयस्क, इन अयस्कों में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में होता है। जमीन के अंदर से आप निकाले धातु तो कैसा रहेगा? मान लीजिए कापर को निकाले तो जमीन के अंदर कापर कैसा रहेगा? कापर पायराइट के रूप में होगा। ये देखिए इसका जो है साधारण नाम है और आईपीएससी नाम है। तो आप कह सकते हैं कापर आयरन सल्फेट, ये नाम याद रखिए। क्लियर है? जैसे लेड हुआ, शीशा, शीशा का जो साधारण नाम है गैलेना, आप इसे कह सकते हैं पीबीएस। अब पीबीएस का मतलब ये जमीन के अंदर से जब पाया जाएगा तो लेड सल्फेट के रूप में पाया जाएगा। जमीन के अंदर से जब इसे निकालेंगे तो आप कहेंगे कि लेड सल्फेट, और कापर को जब जमीन के अंदर से निकालेंगे तो आप उसे कहेंगे कापर आयरन सल्फेट। क्लियर है? आयरन क्या होता है? आयरन जमीन के अंदर से केवल आयरन के रूप में नहीं पाया जाता है। आयरन जो है या तो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, या तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, या तो कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। मरकरी, मरकरी भी धातु है। ये भी जमीन के अंदर से क्या सिनाबार के रूप में पाया जाता है। देखिए सिनाबार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मरकरी का दूसरा नाम है बताओ, साधारण नाम, तो एचजीएस। वैसे तो आईपीएससी नाम क्या होगा? मर्क्यूरिक सल्फर। जिंक जमीन के अंदर कैसे पाया जाएगा? जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फेट के रूप में पाया जाएगा। क्लियर है? तो देखिए सल्फाइड के रूप में कापर भी अपने सल्फाइड के रूप में पाया गया, लेड भी अपने सल्फाइड के रूप में पाया गया, आयरन भी अपने सल्फाइड के रूप में पाया गया, मरकरी भी अपने सल्फाइड के रूप में पाया गया, जिंक भी अपने सल्फाइड के रूप में पाया गया। तो सभी जो हमारी धातुएं हैं या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाएगी जमीन के अंदर, या तो ऑक्साइड के रूप में, या तो कार्बोनेट के, या तो क्लोराइड के। इसी रूप में हमें जमीन के अंदर से धातुएं प्राप्त होती हैं। डायरेक्ट सीयू या डायरेक्ट पीबी ऐसा नहीं प्राप्त होता है। क्लियर है? तो सल्फाइड अयस्क के बाद दूसरा क्या है? ऑक्साइड अयस्क। तो देखिए कापर, कापर ही कैसा पाया जाएगा? कापर अयस्क के रूप में, कापर ऑक्साइड के रूप में। जिंक, जिंक ऑक्साइड के रूप में। आयरन, आयरन ऑक्साइड के रूप में। हेमेटाइट। क्लियर है? एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है उसी को कहते हैं बॉक्साइड, उसी को कहते हैं बॉक्साइड। दूसरा हो गया। तीसरा किस रूप में पाया जाता है जमीन के अंदर जो हमारे धातु होते हैं? किसके रूप में? कार्बोनेट के। देखिए जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपका कापर कार्बोनेट, कापर कार्बोनेट, और जो है लेड कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के रूप में या तो पाएंगे, या तो सल्फाइड के रूप में पाएंगे, या तो ऑक्साइड के रूप में पाएंगे, या तो क्लोराइड के रूप में पाएंगे। देखिए क्लोराइड के रूप में कैसे पाए जाते हैं? इन अयस्कों में धातु अपने क्लोराइड के रूप में पाई जाती है। सोडियम, देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जी सिल्वर क्लोराइड। तो ये जितने भी हमने जो हमारे धातु हैं ये इन्हीं 4 अवस्था में जमीन के अंदर से हमको मिलती है। क्लियर है? फिर उनमें से हम क्या करते हैं? बाहर निकाल के उनको साफ करते हैं, उनका परिष्करण करते हैं। क्लियर? अब धातु का देखिए निष्कर्षण आ गया। तो जमीन के अंदर से हमको धातु कैसे प्राप्त होती है? ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में। अब उनका हम क्या करेंगे? निष्कर्षण। अभी तो उस रूप में उनके साथ है, कार्बोनेट के, क्लोराइड के, आपका ऑक्साइड के साथ है। अब उनका निष्कर्षण करेंगे, उनसे अलग करेंगे। कैसे करते हैं? तो धातु निष्कर्षण, धातु कर्म, धातु निष्कर्षण को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। चूंकि अयस्क में उपस्थित, अयस्क आप जानते हैं जो लाभकारी होते हैं हमारे लिए, धातु की मात्रा शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती। अयस्क में उपस्थित अयस्क कैसे प्राप्त होता है? या तो सल्फाइड के रूप में, या तो ऑक्साइड के रूप में, या तो कार्बोनेट के रूप में, या तो फिर आप क्लोराइड के रूप में। तो कहाँ वो शुद्ध है? शुद्ध धातु थोड़ी है। तो अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती है, सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या तो ऑक्साइड के। इसीलिए अयस्कों से विभिन्न तरीकों से धातुओं को अलग करना पड़ता है। धातु जो है वो सल्फाइड, ऑक्साइड जो है आपके क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं, तो उनसे क्लोरीन को, कार्बोनेट को
और सल्फर को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अयस्कों से धातु को शुद्ध मात्रा में अलग करना या प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। क्लियर है? तो जो अयस्क होते हैं वो पृथ्वी के अंदर से जो हमको प्राप्त होते हैं तो वह शुद्ध अवस्था में जो उसमें धातु होती है शुद्ध अवस्था में नहीं होती है। तो उन अयस्कों से विभिन्न तरीके से धातुओं को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अयस्कों से धातुओं को शुद्ध मात्रा में अलग करना ही क्या कहलाता है, धातु निष्कर्षण कहलाता है। क्लियर? धातुओं को अयस्क से उनकी निकाला जाता है कैसे, ये जान लीजिए। मैंने बताया ना कि सक्रियता श्रेणी हम धातु के निष्कर्षण के लिए पढ़ रहे हैं, तो निकालेंगे कैसे? तो धातुओं को अयस्क से उनकी सक्रियता श्रेणी के आधार पर निकाला जाता है। बात सुनाया कि हम सक्रियता श्रेणी क्यों पढ़े थे, क्योंकि अयस्क से धातु को निकालने के लिए हमको इस श्रेणी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम धातु से अयस्क से सल्फाइड, क्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड को अलग ही नहीं कर पाएंगे और इसे अलग करने के लिए हमको सक्रियता श्रेणी की जरूरत पड़ेगी के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क से धातु को कैसे निकाला जाता है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। इसीलिए पहले क्या पढ़ाया गया, सक्रियता श्रेणी। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए धातुओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। तो अयस्क से धातु को निकालने के लिए क्या किया गया, 3 तरीके से बांट दिया गया। कितने तरीके से बांट दिया गया, 3 तरीके से। 3 तरीके क्या है आपके सामने, 3 तरीका आपके सामने है, देखिए 3 तरीका। एक, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातुओं की निष्कर्षण, क्योंकि सक्रियता श्रेणी के आधार पे ही हम अयस्क से धातु को निकालते हैं। तो पहले जो सक्रियता श्रेणी में नीचे वाले धातु हैं उनका निष्कर्षण करेंगे, फिर जो कहाँ है सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम में है उन धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, फिर किसका करेंगे, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे क्या है ऊपर स्थित धातु है उनका निष्कर्षण। तो क्या यहां बताया गया, आपको यहां बताया गया कि जो अयस्क है, अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए धातुओं को 3 श्रेणी में बताया गया। एक, नीचे जो सक्रियता श्रेणी में नीचे धातु है उनका निष्कर्षण, जो सक्रियता श्रेणी में मध्यम में है उनका निष्कर्षण, और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है उनका निष्कर्षण। तो 3 प्रकार से अयस्क से सक्रियता श्रेणी को देखते हुए उनके धातु को अलग किया जाता है। क्लियर है? तो अलग करने के लिए पहले औजार बटोरेंगे। तो अलग करने के लिए हमें किन किन औजारों की आवश्यकता होती है, देखिए लिखा है धातु के निष्कर्षण की विधियां कौन कौन सी विधि है। अब उनको निम्न धातु वालों से सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट को कैसे अलग करेंगे, जो है आपके जो मध्यम में है उनसे कैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट को अलग करेंगे, जो ऊपर है उनसे कैसे अलग करेंगे। इसके लिए हमको निम्नलिखित विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इन विधियों का, इन अस्त्र का उपयोग करना पड़ता है। तो पहले कौन सा अस्त्र उपयोग करना पड़ता है, अयस्क का सांद्रण। अयस्क जमीन के अंदर से निकाले तो उनका सांद्रण करेंगे। सांद्रण मतलब धातुओं के अयस्क से निष्कर्षण के पहले, धातुओं के अयस्क से निष्कर्षण से पहले अयस्कों में से अशुद्धियों को हटाया जाता है। गैंग जैसे माटी, कंकड़, पत्थर, उन्हें हटाएंगे। पहले अयस्क को निकालेंगे तो उन्हें पानी में डाल के धुलेंगे, मतलब उनके गैंग को क्या करेंगे, हटाएंगे। गैंग को धातुओं के अयस्क से साफ किए जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अयस्क का सांद्रण। तो जमीन के अंदर से जब अयस्क निकलेगा तो सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। उसे क्या करेंगे, उससे गैंग को, मट्टी, कंकड़, धूल को क्या करेंगे, पानी में डाल के सफाएंगे। तो वही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। गैंग क्या है, पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी से प्राप्त अयस्क में पाए जाने वाली जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां जैसे क्या, मिट्टी, बालू, क्या कहलाती है, गैंग। ये तो बताया ने कि जो गैंग अयस्क में पाया जाता है उनका क्या किया जाता है, जब हम साफ करते हैं तो उसी को साफ करने को ही क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अब ये गैंग क्या चीज है, गैंग पृथ्वी के अंदर से जब आप भूप्रॉपर्टी से अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियां, ऐसे मिट्टी उसी में लगे रहेगा, बालू रहेगा, उसे ही क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे। क्लियर? धातु के अयस्क से अशुद्धियों को कई तरीके से हटा सकता है। ये प्रक्रिया अयस्क के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर निर्भर करती है। धुल के निकाल सकते हैं, और ज्यादा भी जरूरत है तो उसे वैद्युत अपघटन के द्वारा निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी केमिकल से साफ कर सकते हैं। तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण पे निर्भर करता है कैसे आप गैंग को साफ करेंगे। अब देखिए, पहला काम तो क्या करेंगे, अयस्क को निकाल करके उसका सांद्रण करेंगे। दूसरा काम, गैंग को निकाल दिए, अब भर्जन करेंगे। भर्जन का भी हम यूज करते हैं। कहाँ करते हैं भर्जन? क्या है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भर्जन और निस्तापन। ठीक है? तो भर्जन क्या है, सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले जितने भी पृथ्वी के अंदर से जितने भी धातु हैं, और वो किसके रूप में पाए जाते हैं, सॉरी अयस्क,
जितने भी धातु के अयस्क हैं और सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, तो सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले अयस्क को वायु की प्रचुर मतलब अधिकतम मात्रा में उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कोई धातु है वह पृथ्वी के अंदर से सल्फाइड अयस्क के रूप में निकला, अब आप उसे क्या कीजिए, पहले तो उसे सांद्रण कर लीजिए, धुल लीजिए, गैस को निकाल दीजिए, उसके बाद उसका भर्जन कीजिए। उसका क्या कीजिए, भर्जन कैसे करते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाले अयस्क को किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए उपस्थिति में उसे गर्म करो, और जब गर्म करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। भर्जन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क संबंधित ऑक्साइड में बदल जाता है। जो आपका जो धातु है वह किसके रूप में है, सल्फाइड के रूप में, वो किस में बदल जाएगा, आपका धातु ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा, अभी आगे बताया जाएगा। निस्तापन, अब कार्बोनेट के रूप में पाए जाने वाले अयस्कों को सीमित हवा में, एक फिक्स सीमित हवा होनी चाहिए, में उसके विघटन से, मतलब टूटने से, उच्च ताप पर गर्म करने पर धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। अब मान लीजिए आप कोई अयस्क है, कोई धातु है, वह कार्बोनेट अयस्क के रूप में जमीन के अंदर से निकला, आप उसे क्या कीजिए, सीमित वायु की उपस्थिति में क्या कीजिए, उच्च ताप पर गर्म कीजिए, तो आप विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसको ही क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्लियर है। अब अपचयन का भी काम लगेगा। तो भर्जन या निस्तापन के बाद प्राप्त, देखिए भर्जन जब किए या निस्तापन किए तो धातु पहले भर्जन में सल्फाइड के रूप में था और निस्तापन में कार्बोनेट के रूप में था, वो धातु किसके रूप में बदल गया, ऑक्साइड के रूप में। जब ऑक्साइड के रूप में बदल गया तब उसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। क्लियर है। तो भर्जन या निस्तापन के बाद प्राप्त धातु के ऑक्साइड को संबंधित धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, देखिए निस्तापन के बाद प्राप्त धातु के क्या प्राप्त होता है, जब निस्तापन या भर्जन करते हैं तो धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, को संबंधित धातु में परिवर्तित करने के लिए, अब उससे धातु को अलग करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्लियर है। अपचयन की प्रक्रिया में धातु के ऑक्साइड को उपयुक्त अपचायक के साथ गर्म किया जाता है, जिससे धातु ऑक्साइड संबंधित धातु में बदल जाता है। देखिए पहले समझिए, कोई धातु जमीन के अंदर से या तो सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड अयस्क के रूप में, चाहे कार्बोनेट अयस्क के रूप में निकला, तो सल्फाइड के रूप में निकला तो भर्जन कीजिए। भर्जन क्या करेंगे, मतलब अधिक मात्रा में वायु लेंगे और गर्म करेंगे। और निस्तापन क्या है कि सीमित मात्रा में वायु लेंगे, मान लो कोई अयस्क निकला और कार्बोनेट के रूप में, तो आप उसका निस्तापन करेंगे, सीमित मात्रा में हवा ले लेंगे और उच्च ताप पर क्या करेंगे, उसे गर्म करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, निस्तापन। क्लियर है। अब अपचयन के, और जब भर्जन करें सल्फाइड अयस्क का और कार्बोनेट अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किए और कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किए, तो धातु किसमें बदल गया, सल्फाइड कार्बोनेट से ऑक्साइड में बदल गया। अब उस ऑक्साइड धातु को क्या करोगे, अपचयन करा दोगे। जैसे आप ऑक्साइड के मान लो आपको प्राप्त हुआ MgO, क्या प्राप्त हुआ बेटा, MgO, इसका क्या करा दोगे, कार्बन के साथ अपक्रिया, अपचयन कर लेगा, इससे ऑक्सीजन को ले लेगा, अपचयन हो गया, तो क्या प्राप्त होगा, Mg और प्लस CO2। क्लियर है, अपचयन हो गया। क्लियर है। तो अब इस प्रकार से धातु की प्राप्ति होती है। तो धातु की निष्कर्षण के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है, एक भर्जन, एक निस्तापन और एक अपचयन। ठीक है, क्लियर। भर्जन में क्या करते हैं, निस्तापन में क्या करते हैं, अपचयन में क्या करते हैं, आपको बता दिया गया। अब देखिए हमने पढ़ा था ना कि अयस्क जो होते हैं, अयस्क से धातु का निष्कर्षण कितने प्रकार से किया जाता है, निष्कर्षण को उनको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला कौन है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी आप जानते हैं, नीचे कौन, सोना चांदी पाए जाते हैं, वही प्लेटिनम, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुएं काफी अनअपक्रिया होती हैं, मतलब बहुत कम अपक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं की ऑक्साइड को केवल गर्म कर दीजिए, वो ऑक्साइड के रूप में रहेंगी, केवल गर्म कर दीजिए। उदाहरण के लिए सीने बार HgS मरकरी का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाएगा। देखिए जो मरकरी है वह नीचे पाया जाता है सक्रियता श्रेणी में, अगर आप इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, ताप दे देंगे, तो यह जो मरकरी है वह ऑक्साइड के रूप में बदल जाएगा। और फिर ऑक्साइड में जब बदला तो इसे और थोड़ा अधिक ताप दे दीजिए, तो ये तुरंत किसमें बदल जाएगा, मरकरी में। देखिए मरकरी प्राप्त हो गया। तो जो नीचे उपस्थित है सक्रियता श्रेणी में
उनको क्या करते हैं, केवल उनको अधिक ताप पे गर्म करते रहते हैं। गर्म करेंगे तो पहले वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होंगे, उसके बाद में फिर और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप में कॉपर सल्फेट जो है के रूप में पाए उपलब्ध ताप कॉपर को केवल वायु में गर्म, इनको भी देखिए कॉपर सल्फेट है वायु की उपस्थिति में गर्म किए, पहले कॉपर ऑक्साइड के रूप में बदला और थोड़ा गर्म कर दिए तो किसमें बदल जाएगा, कॉपर में। किसमें बदल जाएगा, कॉपर में। क्लियर है। तो जो सक्रियता श्रेणी में नीचे होते हैं उनके केवल आप क्या करेंगे, उन धातुओं का अगर निष्कर्षण करना है आपको उनके अयस्क को, तो केवल आप उन्हें क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। उन्हें क्या कर दीजिए, गर्म करते रहिए, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, पहले ऑक्साइड में बदलेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्लियर। आगे देखेंगे। अब सक्रियता श्रेणी में जो मध्यम में पाए जाते हैं उनको कैसे बाहर निकालेंगे, उनके अयस्क से धातु को बाहर कैसे निकालेंगे। तो सक्रियता श्रेणी के मध्यम में स्थित धातु का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी के मध्यम में स्थित धातु जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अक्रियाशीलता मध्यम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, मध्यम होती है। अक्रियाशील क्या होते हैं, मध्यम में करते हैं, मीडियम में करते हैं। कौन कौन, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये मध्यम में पाए जाते हैं ना। प्राकृतिक में यह प्रायः कैसे पाए जाते हैं, और प्राकृतिक में पाए जाते हैं जमीन के अंदर किस अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करना अधिक आसान है। तो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करना, पहले उसे ऑक्साइड में कर लीजिए, उसके बाद अगर प्राप्त करेंगे धातु तो ज्यादा आसान पड़ेगा। क्लियर है। इसीलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को, इसीलिए अपचयन से पहले धातुओं के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से अलग करना आसान होता है। तो जब जमीन के अंदर से वो किस रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में, तो उन्हें पहले किस में बदल दिया जाता है, सल्फाइड और कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करना ही ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क का है, अगर वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, सल्फाइड अयस्क का है, किसमें बदल जाएगा, जो है आपका ऑक्साइड में। किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में। वही विधि क्या कहलाती है, भर्जन विधि भी वही कहलाती है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भर्जन, निस्थापन, अपचयन का काम हमें जब हम धातु के सक्रियता श्रेणी के धातुओं का निष्कर्षण करेंगे तो वहां लगेगा। तो देखिए, जब सल्फाइड के रूप में अयस्क पाया जाएगा तो उसका भर्जन कर देते हैं, और जब कार्बोनेट के रूप में अयस्क पाया जाता है तो उसका क्या कर देते हैं, निस्थापन कर देते हैं, जिससे वो किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में। किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में। जिंक के अयस्क के भर्जन और निस्थापन के समय निम्नलिखित रासायनिक क्रिया होती है। देखिए, जिंक सल्फर, जमीन के अंदर से कैसे जिंक प्राप्त हुआ, जिंक सल्फर के रूप में। आप उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप देंगे, क्या देंगे, उच्च ताप देंगे, तो वह जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड को क्या कर देंगे, कार्बन के साथ अपचयन करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस CO2 हो जाएगा। देखिए जिंक प्राप्त हो गया कि नहीं, पहले भर्जन किए, फिर उसका क्या कर दिए, ऑक्साइड प्राप्त हुआ, फिर ऑक्साइड का क्या करा दिया, अपचयन करा दिए। फिर निस्थापन किए, ZnCO3 जो जिंक है वो कार्बोनेट के रूप में पाया, तो कार्बोनेट को अलग करना क्या कहलाता है, निस्थापन। जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ, फिर इसका क्या करा देंगे, अपचयन। क्या करा देंगे, अपचयन। क्या प्राप्त हो गया, जिंक प्लस CO2। क्लियर है, जिंक प्राप्त हो गया कि नहीं। ये देखिए, तो हमारे जो मध्यम क्रियाशील धातु होते हैं वह जमीन के अंदर कैसे पाए जाते हैं, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो जब सल्फाइड जो पाए जाते हैं उनका भर्जन कर देते हैं तो वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं वो निस्थापन कर देते हैं उनका, तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होते हैं तो फिर उनका क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपचयन। किसी भी पदार्थ के साथ क्या कर देते हैं, अपचयन करा देते हैं, तो उससे क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाता है, या कोई भी धातु हो ऐसा। ठीक है, बस इतना बहुत है, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट, तो मध्यम क्रियाशील धातु की प्राप्ति वह सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। उनका भर्जन में स्थापन करके पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलने के बाद में उनको क्या कर लेते हैं, जो है अपचयन करा देते हैं, तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। अब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो अक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन
के साथ गर्म करने पर, देखिए इनको केवल क्या करने के, कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया, सॉरी इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इनके यौगिक से जिंक, जैसे मान लीजिए आपका पोटेशियम है और आपका क्या है पोटेशियम, लिथियम, ये सब जो है इनको केवल कार्बन के साथ गर्म करने से इनको शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो क्या कर रहा है, अब क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अत्यंत क्या होती है, क्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करने पर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन्हें अगर आप कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो इनके यौगिक से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का आप चयन नहीं कर सकते। जैसे मैंने जिंक का किया ना, जिंक था, जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन के साथ क्रिया करा के क्या कर दिए, जिंक प्लस CO2 बना दिए, जिंक को अलग कर लिए ना। लेकिन जो आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, उनसे आप कार्बन का आप चयन, कार्बन के साथ क्रिया करके उनका आप चयन नहीं करा सकते हैं, धातुओं की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। ये ऑक्सीजन से बढ़िया क्रिया करते हैं, कार्बन से बढ़िया क्रिया नहीं करते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के, गलित मतलब जलीय विलयन में, उनका मतलब वो गीला हो जाए, जलीय विलयन बन जाए, गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। देखिए कैसे, जैसे आप एक पात्र ले लेंगे, उसमें दो क्या लगा लेंगे, छड़, क्या ले लेंगे, छड़। एक का नाम क्या होगा, कैथोड, एक का नाम क्या होगा, कैथोड, और एक का नाम होगा एनोड, एनोड, एक का नाम होगा एनोड। कैथोड जो होगा वह ऋण आवेशित होगा, क्या होगा, ऋण आवेशित होगा। कैथोड क्या होगा, जो है ऋण आवेशित होगा, और एनोड धन आवेशित होगा। क्लियर है। आप उसमें बैटरी जोड़ दीजिए और धारा प्रवाहित कीजिए। जब बैटरी जोड़ के उसमें धारा प्रवाहित करेंगे और इसमें क्या डाल दीजिए, NaCl का, क्या डाल दीजिए, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन डाल दीजिए। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो Na टूट जाएगा प्लस में और Cl टूट जाएगा माइनस में। क्लियर है। तो Na प्लस में है तो यह माइनस की तरफ जाकर इस पे चिपक जाएगा, और Cl जो है इसकी तरफ आकर्षित होगा, और यहाँ पात्र क्या होगा, खुला होगा, पात्र क्या होगा, खुला होगा। Cl ऐसे बाहर निकल जाएगा, Cl कहाँ निकल जाएगा, बाहर। क्लियर है, समझ आ गया बात कि नहीं, क्लियर। इस प्रकार से तो देखिए हमको सोडियम की प्राप्ति हुई कि नहीं। तो जब फिर से एक बार देखिए, एक पात्र लीजिए, क्या लीजिए, एक पात्र, एक पात्र लेंगे। पात्र लेने के बाद में तो क्या लेंगे गाइस, सॉरी, एक पात्र लेंगे और इस पात्र में दो छड़ लगाएंगे। ये आपके दो छड़ हो गए, एक इसका कैथोड का, इस मान लो कैथोड का है, एक कैथोड हो गया, और एक क्या हो गया, एक आपका और कौन है, एनोड। ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है। अब इसमें यहाँ थोड़ा सा खुला रखेंगे, थोड़ा सा क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। एनोड क्या होता है, धनात्मक होता है। कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कैथोड आपका क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है। अब इसमें क्या भरेंगे, NaCl, क्या भरेंगे, NaCl। Na टूट जाएगा प्लस में और Cl टूट जाएगा माइनस में। और NaCl का कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन, कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन। चित्र इसको आप बना लीजिएगा ऐसे, किताब में है, बुक में आपके। तो Na प्लस और Cl माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस वाला किसकी तरफ भागेगा, माइनस की तरफ।
और जो माइनस वाला है, जो आपका माइनस वाला है वो किसकी तरफ भागेगा, प्लस की तरफ। तो क्लोरीन यहाँ से जो ये थोड़ा सा खुला है यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस यहाँ से Cl मिलके Cl2 बना लेंगे, Cl मिलके क्या बना लेंगे, Cl2 बाहर निकल जाएंगे, और ये जाकर इस पर क्या हो जाएगा, कैथोड पर चिपक जाएगा। इस प्रकार से हमको सोडियम की प्राप्ति होगी। तो देखिए कैथोड पर Na+ हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके निकाल करके एक इलेक्ट्रॉन Na+ यहाँ आया और इससे एक इलेक्ट्रॉन ले करके Na बना लिया, और दो Cl मिलके Cl2 बना लिए और दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए, और Cl2 बाहर निकल गया। क्लियर। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन के एल्यूमिनियम प्राप्त, इसी प्रकार चाहे सोडियम हो, एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, जैसे मैग्नीशियम MgCl2, इसी प्रकार से Mc का करेंगे, Mg क्या हो जाएगा, Mg+ में और Cl- में टूट जाएगा। इसी प्रकार इसका निष्कर्षण करेंगे, इसी प्रकार सोडियम का करेंगे, इसी प्रकार एल्यूमिनियम का करेंगे। क्लियर है। तो एक बार फिर से सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। कैसे किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। क्लियर है। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातु अक्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, इन्हें कार्बन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, कार्बन से क्रिया करके अलग नहीं किया जा सकता, ये ऑक्सीजन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। इन धातुओं का विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनको गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। गलित क्लोराइड मतलब गीला होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए, वो जो भी सोडियम जैसे क्लोराइड के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। कैथोड पर धातुएं निक्षेपित हो जाती हैं तथा एनोड पर क्लोरीन मुक्त होता है। अब क्रिया इस प्रकार है। ठीक है, तो ये बस इतना लिख दीजिएगा और वही चित्र बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्लियर। तो आपका जो सबसे ऊपर होते हैं उनका भी निष्कर्षण हो गया। अब हमने क्या किया, सभी धातुओं का निष्कर्षण पढ़ लिया। अब धातुओं का परिष्करण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिष्करण। तो निष्कर्षण की विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त धातुओं में जब निष्कर्षण किए, चाहे आप विद्युत अपघटन के द्वारा किए, चाहे आप भर्जन, विस्थापन और अपचयन का प्रयोग करके किए, चाहे केवल ऑक्साइड को गर्म करके कर दिए, तीनों विधि से किए हम, तीनों 2-3-4 विधि से आप जो है धातुओं का निष्कर्षण किए। अब जब निष्कर्षण किए तो हमको प्राप्त तो हुआ, जिंक प्राप्त हुआ, सोडियम प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं रहता, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अशुद्धियां रहती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करना ही क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। क्लियर। तो निष्कर्षण की विभिन्न विधियां आप यूज किए, जैसे भर्जन, विस्थापन जो है सबसे नीचे वाले धातु का, मध्यम धातु का, उच्च धातु का किए। तो वहां से जो प्राप्त हुआ, विभिन्न विधियों द्वारा जो प्राप्त हुआ धातुओं का, कई प्रकार की अशुद्धियां भी उसमें होती हैं। इन प्राप्त धातुओं का परिष्करण कर शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु परिष्करण द्वारा प्राप्त होती है। शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होती है, अब एकदम जो शुद्ध धातु प्राप्त होता है वो परिष्करण के द्वारा। क्लियर है। अधिकांश धातुओं का परिष्करण एक प्रचलित विधि से किया जाता है। इस विधि द्वारा तांबा, सोना, चांदी, जिंक, टीन आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। एक प्रचलित विधि कौन है, विद्युत अपघटन विधि, जो अभी आप पढ़े, देखिए कॉपर का विद्युत परिष्करण। एग्जाम्पल, विद्युत परिष्करण, विद्युत अपघटन विधि ही क्या है, सबसे बढ़िया विधि है शुद्ध धातु प्राप्त करने का। ठीक है, विद्युत अपघटन विधि। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल, ये क्या है बेटा, आपका एग्जाम्पल है कॉपर का विद्युत परिष्करण। चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, आप उनका कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कॉपर का विद्युत परिष्करण बताओ। तो कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त कॉपर ऑक्साइड, जब कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, पहले कॉपर सल्फाइड प्राप्त हुआ जमीन के अंदर से, उसका क्या कर दिए, भर्जन कर दिए। तो किसमें परिवर्तित हो गया, कॉपर किसमें परिवर्तित हो गया, कॉपर ऑक्साइड के रूप में। अब कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के साथ, कार्बन के साथ अपक्रिया कर दिए, तो वह किसमें परिवर्तित हुआ, कॉपर में परिवर्तित हुआ। किसमें परिवर्तित हुआ, कॉपर में। लेकिन वो भी कॉपर अभी क्या है, अशुद्ध। तो देखिए लिखा है कॉपर ऑक्साइड के अपचयन, मतलब अपचयन कार्बन के साथ अपक्रिया कराए। कॉपर था ना, कॉपर ऑक्साइड, जब कार्बन के साथ अपक्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ, कॉपर प्लस CO2, ये जो कॉपर प्राप्त हुआ। तो पहले कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड के रूप में अयस्क प्राप्त हुआ, उसका भर्जन किए तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। कॉपर ऑक्साइड का क्या किए, अपचयन किए। क्या किए, अपचयन। तो क्या प्राप्त हुआ, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से प्राप्त कॉपर धातु से, ये भी शुद्ध नहीं है, कॉपर धातु से विद्युत परिष्करण विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। जो ये धातु प्राप्त हुआ
इसका आप क्या कर देंगे, विद्युत परिष्करण कर देंगे, क्या कर देंगे, तब ये शुद्ध धातु प्राप्त होगा। क्लियर है। तो अशुद्ध कॉपर का एक मोटा, ये जो अशुद्ध है इसका एक मोटा लेंगे, मोटा छड़ लेंगे, तथा शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा लिया जाता है। शुद्ध कॉपर का एक पतला टुकड़ा ले लो और मोटा कॉपर का एक, अशुद्ध कॉपर का एक मोटा टुकड़ा ले लो। इन दोनों टुकड़ों को कॉपर सल्फेट के, इसमें ऐसे क्या करो, एक मोटा टुकड़ा ले लो अशुद्ध, इसका अशुद्ध कॉपर का, और एक पतला टुकड़ा ले लो शुद्ध कॉपर का। कैसा, शुद्ध कॉपर का। क्लियर है। एक अशुद्ध कॉपर का टुकड़ा मोटा ले लो, एक शुद्ध कॉपर का टुकड़ा पतला ले लो, और फिर इसे किसमें डुबा दो, इसमें भर क्या दो, जो कॉपर है, जो धातु लेयर हो उसे, तो अशुद्ध कॉपर के टुकड़े को, दोनों टुकड़ों को कॉपर सल्फेट में घुमा दो, जो छड़ रहे हैं उसी का क्या बना लो, सल्फेट, उसी का क्या, विलयन, सल्फेट, उसी का सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट उभर लिए इसमें जलीय विलयन, उसी में इन दोनों को क्या कर दिए, डुबा दिए। अशुद्ध कॉपर के टुकड़ों को एनोड, जो अशुद्ध है इसे क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और तथा शुद्ध कॉपर के टुकड़े को कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैथोड। जो शुद्ध धातु का टुकड़ा है उसे आप कैथोड कहेंगे, और जो अशुद्ध धातु का टुकड़ा है उसे आप क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, उसे आप कहेंगे एनोड। तो जो आपका ये वाला है अशुद्ध कॉपर का टुकड़ा, इसे आप एनोड कहेंगे, और जो शुद्ध कॉपर का टुकड़ा है उसे आप क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, तो जो आपका कैथोड होता है वो माइनस होगा, और जो आपका एनोड होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, अब इसको क्या करें, एक बैटरी से क्या कर देंगे, एक बैटरी से जोड़ दीजिए, और इसमें क्या प्रवाहित कीजिए, धारा प्रवाहित कीजिए। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध कॉपर के टुकड़े से, या शुद्ध का कॉपर का टुकड़ा, अशुद्ध कॉपर के टुकड़े से अशुद्ध धातु घुलकर, अशुद्ध धातु Cu इसमें से टूट के निकलेगा, Cu क्या होगा, अशुद्ध कॉपर के टुकड़े से अशुद्ध धातु घुलकर वो धीरे धीरे इसमें घुलने लगेगा। जो आपका अशुद्ध धातु का टुकड़ा धीरे धीरे विलयन में घुलने लगेगा। तो अशुद्ध धातु घुलकर कैथोड पर, इस पे कैथोड पर, देखो ये कैथोड है, कैथोड पर कॉपर का शुद्ध धातु के रूप में जम जाता है। मतलब ये इसमें धीरे धीरे घुल जाएगा और उसमें से कॉपर शुद्ध निकल कर जाकर किस पे, कैथोड के जो शुद्ध कॉपर की प्लेट है उस पे जाकर धीरे धीरे इस पे चिपकने लगेगा। धीरे धीरे इस पे जाकर क्या होने लगेगा, कॉपर चिपकने लगा। और जो आपके क्या होंगे, कॉपर के साथ उपस्थित जो अशुद्धियां होंगी, जो इसमें क्या है, अशुद्धियां हैं, वह घुलनशील अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट घुल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, घुलनशील अशुद्धियां इलेक्ट्रोलाइट में घुल जाती हैं, तथा अघुलनशील अशुद्धियां एनोड पंख के रूप में टैंक में तलीमर यहाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ टैंक में तली में जिसमें अशुद्धियां होंगी यहाँ जमी जाएंगी, और कॉपर आकर इस पे क्या हो जाएगा, कॉपर इस पे आकर चिपक जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपका ये पतला होता जाएगा और ये मोटा, और जिसमें अशुद्धियां हो यहाँ कर जमेंगी, और ये आपका शुद्ध धातु की प्लेट प्राप्त होती जाएगी। धातु का कॉपर का जो है निष्कर्षण शुद्ध कॉपर अब जाके प्राप्त हुआ। क्लियर है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु अपघटित होकर, अशुद्ध धातु मतलब क्या, Cu था अशुद्ध था, या अपघटित मतलब टूट गया, टूट कर क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया, जो अशुद्धियां थी वो नीचे आकर तली में बैठ गई। तो अपघटित होकर घुलनशील अशुद्धियों के साथ घुल जाती हैं, घुलनशील अशुद्धियों के साथ क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं, तथा कॉपर आयन बनाता है। कॉपर क्या बनाता है, देखो कॉपर Cu2+ बनाता है। क्या बनाता है, 2+। और कॉपर आयन धन आवेशित होने के कारण किस पे जाता है, ये ऋण ध्रुव है ना, कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव। तो ये धन आवेशित होगा, कॉपर टूटेगा जब यहाँ से, तो Cu क्या बनाएगा, ++, और ये इसकी तरफ माइनस की तरफ क्या होगा, आकर्षित, ये माइनस क्षण है। कॉपर आयन धन आवेशित होने के कारण ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित होता है, तथा कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों प्राप्त कर कॉपर धातु में बदलकर जमा हो जाता है। देखिए Cu2+, फिर अगर यहाँ इस ऋण वाले से 2 ले लिया, फिर कॉपर बना लिया। क्लियर। देखिए चित्र देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, कॉपर की मोटी प्लेट, ये क्या है, कॉपर की पतली प्लेट। इसमें क्या डाल दिया आप, इसमें आप क्या डाल देंगे, इसमें भरा हुआ है CuSO4, क्या भरा हुआ है,
CuSO4। क्लियर है? ये जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, बैटरी लगा के इसमें क्या करेंगे, जिसमें हम बैटरी लगा कर धारा प्रवाहित करेंगे तो ये पतला होगा। ये क्या होगा, धीरे धीरे घुलेगा, मतलब ये CO2+ में टूट जाएगा। और जो इसमें गंदगी है वो आकर देखिए यहाँ जमा हो जाएगी, ये किनारे पर कहीं देखिए, चाहे यहाँ जमा हो गया, कहीं पर किनारे पर आकर क्या हो जाएगा, जो अशुद्धियाँ होंगी यहाँ जमा हो जाएंगी, और ये जो कॉपर है वो CO2+ में टूट जाएगा। और ये जो होता है ये माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो प्लस किसकी तरफ खींचेगा, इसकी तरफ। तो ये जो Cu है इसकी तरफ आएगा, 2+ है, देखिए CO2+ है, इससे दो क्या ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cu। तो देखिए CO2+ यहाँ से आकर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना के इस पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इससे ये वाली मोटी होती जाएगी और ये वाली पतली होती जाएगी, और हमें शुद्ध कॉपर की परिष्करण हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, धातुओं का देखिए, तो धातु को कैसे हम जमीन के अंदर से निकालते हैं, कैसे साफ करते हैं, सब जान चुके हैं। अब धातु का संक्षारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, धातु का संक्षारण। तो धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, जलवाष्प, हवा में उपस्थित क्या, ऑक्सीजन उपस्थित है, जलवाष्प उपस्थित है, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, सल्फर उपस्थित है, अम्ल उपस्थित है। तो धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, धातु हवा में उपस्थित क्या, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। अपक्रिया करने के कारण धातु की सतह धीरे धीरे क्षय होने लगती है। जैसे मैंने बताया कि जो आपका लोहा है वह ऑक्सीजन और किसके, H2O के साथ अपक्रिया करके Fe2O3 और X H2O बनाता है। तो देखिए ये है जंग, और जंग क्या होता है, लोहे के ऊपर एक परत बन जाती है। तो धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अम्ल आदि के साथ अपक्रिया के कारण धातु की सतह धीरे धीरे क्या होने लगती है, देखिए लोहे की सतह क्या होने लगती है, क्षय होने लगती है। धातु की चमक समाप्त होती है, अतः इस प्रक्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। देखिए उदाहरण में सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, सिल्वर जानते ना, Ag, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, Ag सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण धातु क्या हो जाती है, देखिए सिल्वर, चांदी काली हो जाती है। क्या हो जाती है, पायल वाल देखिए काला पड़ जाता है। कापर आर्द्र, आर्द्र मतलब नमी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है। देखिए कापर का लोहा आता है, वो सॉरी लोटा आता है, जिससे आप जो है भगवान को जल वल चढ़ाते हैं, तो उस पे नीचे जो होती तली में हरी रंग की परत चढ़ जाती है। इसी के कारण होता है, क्योंकि वह आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कर लेता है। क्लियर? लोहा, आर्द्र वायु में लोहा पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, इसे जंग कहते हैं। आप जान ही चुके हैं। आगे संक्षारण से सुरक्षा। अच्छा, संक्षारण तो होता है, आप ये जान गए, लेकिन आप उसे कैसे बचा सकते हैं? तो आप पेंट कर दीजिए, तेल लगा दीजिए, साइकिल की चैन वैन, बाइक की चैन वैन में क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, मिश्र धातु कर उसे बना दीजिए, एनोडाइजेशन कर दीजिए मिश्र धातु बनाकर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जस्तीकरण। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ता की परत, जस्ता की मतलब, जस्ता मतलब जिंक की, जस्ता मतलब जिंक की क्या कर दी जाती है, परत चढ़ा दी। जैसे आप टीन देखते हैं, टीन सेट लगा होता है, सफेद सफेद रहता है, वो लोहा रहता है, लेकिन उसके ऊपर सफेद सफेद जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जो है जंग से बचाने के लिए। क्लियर है? देखिए लोहे में जंग लगना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, टिप्पणी के रूप में। लोहे में जंग लगना किसे कहते हैं? जब लोहे को वायु में, नमी युक्त वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है। लोहा जानते हैं, वायुमंडल में नमी युक्त वायु में, नमी युक्त वायु होनी चाहिए। कैसी वायु होनी चाहिए? नमी युक्त, उसमें नमी भी हो, और ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है, तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत बनने लगती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनाता है। जैसे लोहा है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, और जो हमारी जो वायुमंडल है वो कैसा, जो वायु है वो कैसी है, उसमें नमी है, और बना के क्या बनाया, 2Fe2O3 XH2O, क्या बनाया, जंग बनाया। तो जंग लगना एग्जाम में बहुत पूछा जाता है टिप्पणी के रूप में, इसे ध्यान रखिएगा। फेरिक ऑक्साइड जंग, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने की शर्तें क्या है, जंग कब लगती है? लोहे में जंग लगने के लिए 2 चीज की जरूरत है, एक तो नमी होनी चाहिए, जल, और एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए।
ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो किसी एक अथवा जल या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगेगा। केवल ऑक्सीजन से या केवल जल से, नमी से जो है लोहे में जंग नहीं लगेगा। आप लोहे में जंग लगने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक तो ऑक्सीजन की और एक आर्द्रता की, नमी की, जल की। क्लियर है? मिश्र धातु संक्षारण करने के लिए हम धातु को क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। जिसे देखिए, दो या दो से अधिक धातु एवं समांगी धातुओं को मिश्रण कहते हैं। समानांगी धातुओं को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्र धातु के गुणों तथा शक्ति, संक्षारण, रोधक क्षमता आदि को बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कापर था, पहले कापर क्या होता था, कापर का लोटा में नीचे हरे रंग की परत बन जाती थी, तो अब पीतल का लोटा आने लगा। जो पीतल का लोटा होता है उसमें जो हो संक्षारित नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जिंक की मात्रा मिला दी जाती है, जिससे वो मिश्र धातु हो गया। उसमें कापर है 80% और 20% जिंक है, तो इस प्रकार से जो आप पीतल बनाए वो संक्षारित नहीं होगा। तो मिश्र धातु बना दिए, इसलिए पीतल क्या हो गया? संक्षारित नहीं होता है। जैसे मिश्र धातु का लाभ क्या है? मिश्र धातु का लाभ है धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है। पीतल जो है कापर से क्या है? ज्यादा कठोर है। धातु की गलनांक को कम करने के लिए, धातु को गलनांक कम करना है तो भी यूज कर सकते हैं। धातुओं को और मजबूत बनाने के लिए, जंगरोधी अच्छे आकार, रंग और वस्त्र बनाने के लिए, उस पर जंग नहीं लगेगा, अच्छा आकार रहेगा, रंग भी रहेगा बढ़िया, और वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है। तन्यता में वृद्धि के लिए, इसे आप तन्यता में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब इसको खींचकर और लंबा बना सकते हैं। उदाहरण स्टेनलेस स्टील, इसमें आयरन, निकेल और क्रोमियम तीन चीज होता है। स्टेनलेस जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है इसमें तीन चीज होता है, एक आयरन, एक निकल और एक क्रोमियम का मिश्रण है। इन धातुओं के आयरन में मिलाए जाने से आयरन की संक्षारण क्या हो जाती है? संक्षारण रोधन क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर है? अगर आपको लोहा है उसको संक्षारित होने से रोकना तो उसमें क्या मिला दीजिए? निकेल और क्रोमियम मिश्र धातु बन जाएगा, जिसका नाम रख दिएगा स्टेनलेस स्टील। क्लियर है? कार्बन को आयरन के साथ मिला देने से, कार्बन को चाहे कार्बन ले लीजिए और आयरन के साथ मिला देने से आयरन की कठोरता तथा शक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा विधि क्या है कि अगर आपको लोहे को क्या करना है? मजबूत करना है या संक्षारण होने से बचाना, तो उसमें क्या मिला दीजिए? कार्बन मिला दीजिए। क्लियर है? क्लियर? तो आपका ये लेसन लगभग खत्म हो गया है। अब हम जो है एंड पे हैं, तो अगर आपको हमारे सेक्शन जो है अच्छा लगे सेशन, तो इस सेशन में जो भी गलतियां हों उसे आप कमेंट में बताइए, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आया तो उसे भी आप कमेंट में बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। क्लियर? शुद्ध सोने को, ये थोड़ा आपका नोट है, क्या है? नोट है लास्ट में। शुद्ध सोने को जो होते हैं वो 22 कैरेट के होते हैं। कितने होते हैं? 22 कैरेट के, तथा यह काफी नर्म होते हैं, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। 22 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है, जो हम विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त करते हैं, वो 22 कैरेट का होता है, और उससे हम आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत नरम होता है, ऐसे थोड़ा सा टच हो जाएगा पूरा मुड़ जाएगा। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी डाल देते हैं या तो तांबा मिला देते हैं। उसे कठोर बनाने के लिए कर देते हैं, उसमें चांदी या तो तांबा मिला देते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ? इसमें तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोना रहेगा और 2 भाग तांबा या तो चांदी उसमें मिला देते हैं। क्लियर है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया रायल जल का एक लैटिन शब्द है। 3:1 के अनुपात में जब इसको सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या? HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल NaHO3, सॉरी HNO3 देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या है? HNO3, ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल। तो जब मतलब 3 भाग HCl, 3 भाग HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक भाग देखिए 3 भाग ये और एक भाग नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो यहाँ गोल्ड को गला देता है। अगर आप सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसको? नाइट्रिक अम्ल को एक दूसरे मिलाएंगे तो उससे आप क्या कर सकते हैं? गोल्ड को, जो मिश्रण प्राप्त होगा वह मिश्रण गोल्ड को गला सकता है। जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती, केवल आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या नाइट्रिक अम्ल से सोने को गला नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को मिला देंगे 3:1 में, तो आप उससे गोल्ड को गला सकते हैं। एक्वारेजिया
भवकता द्रोह होने के कारण प्रबल संचारक है, और यह प्रबल क्या होता है, संचारक होता है। यह उन कर्मों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो सोना और चांदी को गलाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिला देते हैं, जिसे हम एक्वा रेजिया कहते हैं। और इससे क्या किया जाता है, तो इससे आप कह सकते हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम को क्या किया जाता है, गलाने में काम किया जाता है। क्लियर। तो ये नोट था आपका। थोड़ा सा हम क्या पढ़ लेंगे, मिश्र धातु के बारे में। क्या पढ़ लेंगे, मिश्र धातु कौन कौन सी है। मुख्य पीतल। पीतल किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। पीतल का लोटा 70% कॉपर और 30% जिंक, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। कांसा, जिसका जो है मेडल वेडल बनता है। Cu या SN, कॉपर क्या होता है 90% और SN टिन जो होता है 10% होता है, सिक्का या बर्तन बनाने में। जर्मन जो है सिल्वर, Cu कॉपर, जिंक और निकल से बनता है, जिसमें 60% कॉपर और 20% जिंक और 20% क्या होता है, निकल होता है। इसका उपयोग भी किया जाता है बर्तन बनाने में। गन मेटल, जो गन बनता है उसमें कॉपर 90%, जिंक 2% और टीन SN क्या होता है 8%। इसका तोप बनाया जाता है, गियर बनाने में किया जाता है। डेल्टा मेटल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। डच मेटल, टच ये भी नहीं है। अमलगम, अमलगम जो है उसमें मिश्र धातु प्लस पारा, कोई भी चीज आप मिला दीजिए और उसमें पोटेशियम ले लीजिए, चाहे जो है हाँ पोटेशियम ले लीजिए, उसमें पारा मिला दीजिए, और क्या बनेगा, दांत के कटारों को भरने हैं, तो दांत में जो सफेद सफेद भरा जाता है वही होता है अमलगम। इसमें मिश्र धातु कोई एक होगा, पोटेशियम, उसमें पारा मिला दीजिए। स्टील, स्टील इंपॉर्टेंट है। ये कार्बन और लोहे से बना होता है। लोहा और कार्बन को जब मिलाते हैं तो स्टील बनता है। क्या बनता है, वेल्डर। ऑटोमोबाइल के पुर्जे, साइकिल, घड़ी, ब्लेड निर्माण में होता है। और जो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक ये इम्पॉर्टेंट है, और आपका एक ये इम्पॉर्टेंट है, एक ये और एक ये 5 इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं, कि आपको पूछेगा कि पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है, तो आप बताएंगे कॉपर और जिंक का। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो आपका ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस लेसन के कंप्लीट होने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन लगभग इसी में से 99% आपके हूबहू आपको दिखेंगे। क्लियर है। तो आप ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 हम पढ़ाएंगे। अगर आपको पार्ट 1 भी पढ़ना है तो आपको जो है लिंक दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ के उस जो है पार्ट 1 को पढ़िए, फिर आके पार्ट 2 पढ़िए। क्लियर है। अगर आपको जो है सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।